हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुदीप। आज हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल में इन्वर्टर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इन्वर्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? यह डीसी को एसी में बदलने वाली युक्ति होती है। डीसी को एसी में बदलने की प्रक्रिया को हम इन्वर्जन कहते हैं। यहाँ हमारे पास एक इन्वर्टर सर्किट है। इसमें हम डीसी इनपुट करा रहे हैं और हमें आउटपुट में एसी प्राप्त हो रही है। अर्थात हम इस सर्किट में एक तरफ से डीसी देते हैं और दूसरी तरफ से हमें आउटपुट में एसी प्राप्त होती है। तो जो हमारा इन्वर्जन है ये रेक्टिफिकेशन की विपरीत क्रिया होती है। जैसा कि हम रेक्टिफिकेशन में करते हैं, रेक्टिफिकेशन में हम एसी से डीसी में चेंज करते हैं, जबकि इन्वर्जन में हम डीसी से एसी में चेंज करते हैं। इन्वर्टर हमारे डीसी पावर को, मतलब इनपुट होने वाली डीसी पावर को आउटपुट वोल्टेज व आवृत्ति की एसी पावर में रूपांतरित करता है। सभी जो ऑस्किलेटर रहते हैं वो हमारे इन्वर्टर की श्रेणी में आते हैं, परंतु इन्वर्टरों व दोलित्रों में अंतर होता है। दोलित्र जो होते हैं वो हमारे ऑस्किलेटर, ये प्रायः उच्च आवृत्ति पर सूक्ष्म एसी पावर जनरेट करते हैं, जबकि हमारे इन्वर्टर जो होते हैं यह निम्न आवृत्ति पर उच्च एसी पावर यूज करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके से इन्वर्जन की जो प्रक्रिया है ये बहुत पहले से हो रही है। पुराने ज़माने में जब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का आविष्कार नहीं हुआ था, तब इन्वर्जन की प्रक्रिया के लिए वैक्यूम ट्यूब्स तथा गैस फिल्ड ट्यूब्स जैसे कि थायरट्रॉन का उपयोग होता था। किंतु जब से सेमीकंडक्टर मटेरियल का उपयोग होना शुरू हुआ है, इसके बाद से इन्वर्टर्स को सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनाया जाता है। जो ये इन्वर्टर्स रहते हैं ये हमारे जो वैक्यूम ट्यूब्स वाली डिवाइसेस थी इनसे अच्छे कार्य करते थे तथा इनका उपयोग करने से हमें निम्न लाभ हो जाते हैं। सबसे पहला लाभ तो इसका स्मॉल साइज में ही होता है। इसका साइज हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करने से बहुत छोटा हो गया। दूसरा, दक्षता इसकी बहुत बेहतर हो गई पहले से, तथा रेस्पॉन्स इसका बहुत तेज़ होने लगा। अर्थात जो इसका रेस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम हो गया। ये बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को रेस्पॉन्स देते हैं। इसकी कीमत कम हो गई तथा इसकी विश्वसनीयता बेहतर हो गई। अर्थात इनसे हम जो आउटपुट लेते हैं वो रिजल्ट हमारे पहले की अपेक्षा अच्छे आने लगे। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्टर, इन्वर्टर का सिद्धांत। तो जो इन्वर्टर का मूल सिद्धांत है वो स्विचिंग पर आधारित होता है। जैसा कि यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है तथा सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमें एसी आउटपुट मिल रहा है। प्राइमरी वाइंडिंग में एक पॉइंट एस दिया हुआ है और दो टर्मिनल्स 1 और 2 दिए हुए हैं। वाइंडिंग्स पर हमें ए, बी और सी पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो स्विच है, स्विच को पोजीशन 1 और 2 के बीच में हम बहुत तेज़ी से स्विच करते हैं। यदि हम इसे बहुत तेज़ी से स्विच करें, अर्थात एस को 1 से 2 से 1 के बीच में चलाते रहें तथा इसको स्थिर ना रखें, तो हमें जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है इस पर एसी प्राप्त होती है। इस परिपथ में इनपुट के रूप में हमें डीसी दी जाती है तथा आउटपुट में हमें
AC मिलती है। स्विच के पोजीशन 1 पर होने से हमारे जो करंट की डायरेक्शन रहती है वो A से B की तरफ रहती है, तथा जो हमारा जो करंट का फ्लो होता है वो A से B की तरफ होता है। जबकि अगर यदि हमारा ये स्विच जो है पोजीशन 2 पे आ जाए तो पोजीशन 2 पर होने पर करंट C से B की तरफ प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार धारा की दिशा चेंज होने पर हमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके आउटपुट टर्मिनल पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्राप्त होती है। एक बार फिर से समझेंगे। यदि हम इस स्विच जो हमारा S है ये अगर 1 से कनेक्ट है तो ये हमें पॉजिटिव वेवफॉर्म दे रहा है। ठीक, यदि ये अगले ही पल 2 से कनेक्ट हो जाता है तो ये हमें नेगेटिव वेवफॉर्म दे रहा है। फिर ये 1 से कनेक्ट हो जाता है, फिर पॉजिटिव वेवफॉर्म दे रहा है। फिर ये 2 से कनेक्ट हो जाता है, ये नेगेटिव वेवफॉर्म देता है। तो इस तरीके से धारा की दिशा चेंज होने से हमें जो आउटपुट में सेकेंडरी वाइंडिंग पर AC प्राप्त होती है। तो जो हमारा ये AC प्राप्त होती है इसकी जो आवृत्ति रहती है, इसकी वोल्टेज की आवृत्ति, ये स्विच की पोजीशन चेंज करने की तीव्रता पर निर्भर करती है। अर्थात यदि हम जितना तेज़ी से स्विच को चेंज करेंगे या स्विचिंग जितनी तेज़ी से होगी उतनी ही हमारे पास मेंटेन फ्रिक्वेंसी मिलेगी। अर्थात अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी उतनी ही अधिक होगी। अब हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ इन्वर्टर की। तो जो ब्लॉक डायग्राम हमारा इन्वर्टर का रहता है वो इस प्रकार का रहता है। इसमें एक DC सोर्स होता है, रेजोनेंट सर्किट और ऑस्किलेटर सर्किट होता है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जहाँ से हमें आउटपुट में हमें AC प्राप्त होती है। तो अगर हम इसके पार्ट्स की पहले बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करते हैं DC सोर्स की। तो जो हमारा ये DC सोर्स होता है ये रेजोनेंट सर्किट को पावर सप्लाई देने का काम करता है। किसी भी सोर्स में, किसी भी डिवाइस में जब हम कोई आउटपुट चाहिए होता है तो हम उसमें एक पावर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये DC सोर्स पावर सोर्स का काम करता है, मतलब पावर सप्लाई देता है। दूसरा है हमारा रेजोनेंट सर्किट या ऑस्किलेटर सर्किट। तो जो ये ऑस्किलेटर सर्किट होता है ये इन्वर्टर का सबसे मुख्य भाग होता है। इसको हम टैंक सर्किट भी कहते हैं। यह पावर ट्रांजिस्टर तथा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की सहायता से बनाया जाता है। जो हमारा कोई भी टैंक सर्किट होता है उसके दोलन ऑस्किलेशन प्राप्त करने के लिए हमें यह जरूरी है कि उसके ऑस्किलेशन अंडर डैम्प्ड होने चाहिए। अंडर डैम्प्ड से मतलब है कि हमने कोई जैसे इनपुट चालू किया, मतलब हमें आउटपुट में मिल रहा है, तो ये इसकी अगर फ्रिक्वेंसी इतने पर मेंटेन है तो ये इतने पर ही मेंटेन होनी चाहिए। अगर ये अंडर डैम्प्ड नहीं है तो इसमें इसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज आता जाएगा। यदि टैंक सर्किट के कंपोनेंट्स का मान क्रमशः R, L और C है तो अंडर डैम्प्ड ऑस्किलेशन के लिए जो शर्त रहती है वो ये रहती है कि R² इज स्मॉलर देन 4LC होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा ऑस्किलेटर सर्किट काम करता है। अब हमारा आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब जो ऑस्किलेटर सर्किट रहता है इसके बाद से ही हमें AC मिलना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जब हमारा जो ट्रांसफार्मर हम इसमें यूज करते हैं स्टेप अप, इसमें रेजोनेंस से जो प्राप्त हमें AC होती है उसको हम आवश्यकता अनुसार स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ब्लॉक डायग्राम रहा। तो आज के इस टॉपिक में हमने इन्वर्टर के बारे में जाना, इन्वर्टर के प्रिंसिपल के बारे में जाना तथा इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम के बारे में जाना। थैंक यू।